हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा इसी उम्मीद के साथ में एक नई जो सभ्यता है या कहें कि आज का जो सेशन है, उस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ, वह रहेगा ध्यान रखना आपकी विराट सभ्यता। विराट सभ्यता को इतिहास में एक नाम से और पुकारा जाता है, इसको आपका विराट नगर भी कहा जाता है, ठीक है? एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे देखिएगा अगर वर्तमान कंडीशन की बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर आपका जो विराट सभ्यता है या विराट नगर है ये पड़ता आपका कोटपुतली बहरोड के अंदर क्योंकि राजस्थान के अंदर कई जो जिले हैं उनका अभी हाल ही के अंदर गठन किया गया है। तो उस दौरान कहते हैं कि जयपुर से एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। तो ये वाला भाग है ये कौन से जिले में चला गया तो ये कोटपुतली बहरोड के अंदर। तो अब आज के बाद आप याद रखोगे कि आपका जो बेराट है ये जयपुर में नहीं है, कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप। एक अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं, इसकी लोकेशन की बात करें, तो ये जो सभ्यता है ये आपकी बाण गंगा नदी के तट पर है या फिर कहें कि अर्जुन की जो गंगा है उसके तट के ऊपर है, ठीक है? और कहाँ पर? स्थान का नाम क्या है? तो वो आपको मैं बता चुका हूँ, विराटनगर। देखिएगा अर्जुन की गंगा नाम कैसे पड़ा या फिर कह सकते हैं कि बाण गंगा नाम कैसे पड़ा? कहा जाता कि जो पांडव थे उन पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो 1 वर्ष था वो 1 वर्ष इन्होंने बेराट में व्यतीत किया। तो कुछ कहानी हुई वो बहुत लंबी चौड़ी है, जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर तो बता दी, यहाँ बताऊँगा थोड़ा वक़्त लगेगा, इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है? कहते कि अर्जुन ने एक दिन यहाँ पे तीर चला दिया, अपना बाण चला दिया ज़मीन में, ठीक है? तो ज़मीन से एक धारा निकली और किस कारण निकली? बाण के कारण। इस कारण उसका नाम क्या पड़ गया? तो आपकी बाणगंगा। और वो बाण या वो तीर किसने चलाया था? अर्जुन ने। इस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? अर्जुन की गंगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। देखिएगा, प्राचीन काल में कहते हैं कि विराटनगर है, ये आपका जो मत्स्य जनपद था, ठीक है? महाजनपद काल था, उसकी बात कर रहा हूँ। मत्स्य जनपद था, उसकी ये क्या था? राजधानी था, ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जा चुका है कि आपका मत्स्य जनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? तो आपका विराटनगर कह सकते हैं या बेराट कह सकते हैं। आगे देखेंगे, दूसरा तथ्य देखिएगा, अगर दूसरे तथ्य की बात करते हैं, तो इसकी खोज और इसके उत्खनन की बात करते हैं। इसकी खोज की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसकी खोज ध्यान रखना आपके 1922 ईस्वी के अंदर और दयाराम साहनी थे, उनके द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई। इसका जो उत्खनन का कार्य था, वो मूल रूप से, मुख्य रूप से 2 बार किया गया। सर्वप्रथम देखिएगा, फर्स्ट टाइम इनका जो उत्खनन किया गया, आपकी बेराट की जो सभ्यता है उसका, वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। 1936 और 37 के अंदर इसका उत्खनन किया गया। तो खोजकर्ता भी आपके कौन थे? दयाराम साहनी। और सर्वप्रथम उत्खननकर्ता भी आपके कौन थे? तो दयाराम साहनी। ओके, दूसरा उत्खनन था, सेकंड टाइम इसका जो उत्खनन किया गया, वह आपके 2 लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें एक थे नील रतन बनर्जी और दूसरे थे कैलाश दीक्षित। दोनों के द्वारा जो उत्खनन किया गया वो 1962 और 63 के अंदर क्या किया गया? उत्खनन। इस प्रकार से याद रखना कि बेराट की जो सभ्यता है या विराट नगर है, इसका उत्खनन कितनी बार हुआ? 2 बार इसका उत्खनन किया गया। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण जो स्थल है, ठीक है? उनकी बात करते हैं, जहाँ-जहाँ से बहुत सारे अवशेष क्या हुए? प्राप्त हुए। जैसे देखिएगा, एक है नंबर 1 बीचक की पहाड़ी, दूसरी है भीम की डोंगरी, तीसरा है आपकी मोती डोंगरी, चौथा है महादेव जी की डोंगरी और आपका 5वां है गणेश डोंगरी और छठे नंबर का है, उसका नाम है आपका हनुमान डोंगरी। तो ये ध्यान रखना आपकी यहाँ से आपके बेराट के अंदर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आपकी डोंगरी कहते हैं। तो यहाँ से आपकी जो बेराट सभ्यता है, उस बेराट सभ्यता के बहुत सारे जो आपके अवशेष हैं, वह अवशेष यहाँ से क्या हुए हैं? तो प्राप्त हुए बताए जाते हैं। आगे देखेंगे, दूसरा देखिएगा, सबका नाम आप लोगों को याद रखना। अगर आप विशेष रूप से याद रखना चाहो, तो आप ध्यान रखना बीजक की पहाड़ी, भीम की डोंगरी
और इसके अंदर खास करके एक ध्यान रखना आपको, मोती डोंगरी, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगले कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो वो कहा जाता है कि जब यहाँ पर खुदाई की गई, बेराट के अंदर जब आपका खुदाई का कार्य किया गया, उत्खनन का कार्य किया गया, तो यहाँ से ध्यान रखना आपके मौर्य कालीन अशोक स्तंभ, बौद्ध विहार और आपके बौद्ध मंदिर के यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे, तो अवशेष प्राप्त हुए बताए जाते हैं। ये तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है, इस बात की ओर इंगित करता है कि ये जो सभ्यता है ये कौन से काल की मानी जाती है, तो आपके मौर्यकालीन सभ्यता भी बताई जाती है। ठीक है, आपका जो महाजनपद काल था, ठीक है, महाजनपद काल, उसके अंदर भी ये सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि देखिएगा, ऊपर मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा के आया हूं कि विराट नगर है, ये मत्स्य जनपद की क्या था, राजधानी था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला। नेक्स्ट तथ्य देखिएगा दोस्तों, बहुत ही गजब की बातें होने वाली है, बने रहें एंड तक। आगे आता है कि आपका जो विराट नगर है, उस विराट नगर के अंदर जो बीजक की डोंगरी है, उस बीजक की डोंगरी से आपके गोल, ठीक है, या फिर कहें कि वर्ताकार बौद्ध धर्म का एक मंदिर है, वह मंदिर क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसके क्या मिले यहाँ से अवशेष, और खास बात क्या है, ये मंदिर आपका किसके ऊपर स्थित है, पहाड़ी के ऊपर स्थित है। उसके उपरांत भी देखिएगा, इसमें पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि ये आपके लकड़ी और ईंटों का क्या है, बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये मंदिर है, ये पहाड़ी के ऊपर, उसके उपरांत भी इसमें किसका, पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट देखेंगे। कहते हैं कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो आपका मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण संभवतः, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संभावना व्यक्त की गई है कि इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया। ये बात केवल केवल कौन कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, जो राजस्थान के एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, और वो भी एक क्या करते हैं, एक संभावना व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। आगे आता है कि भारत में सर्वप्रथम आपके मंदिर के जो अवशेष है, वो यहीं से प्राप्त हुए, यानी कि आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत एक अच्छा फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखोगे कि भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले, तो आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। एक दूसरी चीज देखिएगा, कहा जाता है कि जो आपका ये मंदिर है, जयपुर के महाराजा थे जिनका नाम था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के समय इस मंदिर का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया, मंदिर की खुदाई का कार्य किया गया। जब खुदाई का कार्य किया गया, उत्खनन किया गया, तो यहाँ से एक स्वर्ण पेटी मिली, एक सोने की क्या मिली, छोटी सी एक पेटी मिली, और उसकी उस पेटी को देखिएगा, और क्या कहते हैं, मंजूसा भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, कलश कह सकते हैं। एक कलश टाइप की आकृति मिली, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की क्या प्राप्त हुई थी, तो प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो एक और देखिएगा, अगर एक बात और ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये सभ्यता बुद्धकालीन सभ्यता भी है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कंसेप्ट आता है कि आपके जो विराट नगर है, ठीक है, विराट नगर से सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिस शिलालेख को क्या कहा जाता है, तो आपका भाब्रू शिलालेख कहा जाता है। ये बात दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ, विराट नगर से, या फिर आप चाहो तो क्या कह सकते हो कि आपका जो बेराट है, उस बेराट से क्या है, प्राप्त हुए। ठीक है, आगे आगे देखिएगा, बहुत सारी विशेषताएं हैं आपकी किसकी, जो आपका भाब्रू शिलालेख है, इसकी कई विशेषताएं हैं जिनका अपन एक एक जो विशेषता उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहली देखिएगा, भाब्रू शिलालेख है, इसकी खोज आपकी कब की गई, 1837 ईस्वी के अंदर कैप्टन बर्ट थे, कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई, और सर्वप्रथम पहली बार कहते हैं कि इसको जो पढ़ने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप के द्वारा इसे 1840 के अंदर सर्वप्रथम क्या किया गया था, पढ़ा गया था। और ये जो आपका शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख, ये आपका पाली भाषा और आपका ब्राह्मी लिपि है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। एक और देखिएगा, लेकिन 1840 ईस्वी के अंदर
भाब्रू शिलालेख है, इसको कहते हैं कि अलेक्जेंडर कनिघम, अलेक्जेंडर कनिघम थे, वो इसे शिला से काट करके और कहाँ ले गए, तो आपका जो कलकत्ता संग्रहालय है, उस कलकत्ता संग्रहालय में ले गए थे। ठीक है, तो ये बड़ी गजब की बात है कि आपका ये जो शिलालेख है, इसको कहाँ ले जाया गया था, तो कलकत्ता संग्रहालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे। एक आता है, ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा नाम से क्या किया गया, संबोधित किया गया। ठीक है, सम्राट अशोक नहीं लिखा गया, बल्कि क्या लिखा गया, मगध का राजा लिखा गया। मगध का राजा नाम से क्या है, कहा गया है, संबोधित किया गया। आगे देखिएगा। एक आता है, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है, वो प्रमाण आपका क्या है, भापरू शिलालेख। ये बड़ी गजब की और इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि सम्राट अशोक थे, वो आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण माना जाता है, स्रोत माना जाता है, वह किसको माना जाता है, तो आपके भाब्रू शिलालेख को माना जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट। एक ये बताया जाता है कि वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम के, वर्तमान में आपका जो भाब्रू शिलालेख है, ये आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि कोलकाता जो संग्रहालय है, उसमें रखा हुआ बताया जाता है। और आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी जो स्थापना थी दोस्तों, वो आपकी 1784 ईस्वी के अंदर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इसकी जो स्थापना थी, वह स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विलियम जोन्स के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला कंसेप्ट। अगला जो कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट देखिएगा। ओके, देखिए ऐसा कहते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की। आगे ये अपने पढ़ भी लिया है आपके 1837 में। ठीक है, कैप्टन बर्ड्स ने कहते हैं कि आपके बीजक की पहाड़ी से, ठीक है, एक झूलती हुई गुफा की क्या की, खोज की। और ये गुफा आपकी कितनी फीट लंबी मानी जाती है, तो 72 फीट लंबी बताई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, एक आता है 1872 ईस्वी के अंदर सी एल कार्लाइल, सी एल कार्लाइल ने भीम की डूंगरी से सम्राट अशोक का एक दूसरा क्या खोज निकाला, तो आपका शिलालेख खोज निकाला। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि आपका जो विराट है, विराट नगर है, यहाँ से सम्राट अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो वो आपका भाब्रू शिलालेख है, जो वर्तमान के अंदर कहाँ रखा हुआ है, जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में रखा हुआ है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि आपका बेराट है, उस बेराट से आपकी कुल मिलाकर के, एक मिनट रुकिएगा, बेराट से ऐसा कहते हैं कि कुल मिलाकर के आपकी 36 मुद्राएं क्या हुई है, प्राप्त हुई है। इन 36 मुद्राओं में से आपकी आहट, 8 हैं, वो आहत या फिर क्या कह सकते हैं, पंचमारक चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब पूरी बात बता देता हूँ, फिर एक एक बात बताता हूँ। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। जबकि 28 जो आपकी मुद्राएं हैं, ये 28 मुद्राएं आपके इंडो यूनानी शासकों की हैं, या इंडो ग्रीक शासकों की है, या आपके हिंद यूनानी शासकों की मानी जाती है। ठीक है, जिसमें कुछ मुख्य राजाओं के नाम भी दिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप समझिएगा बात को, देखिएगा। टोटल मुद्राएं मिली कितनी, 36, जिनमें से 8 क्या है, आपकी आहत। अब आहत मुद्राएं किसको कहते हैं, ये समझ लो। ठीक है, आहत मुद्राएं होती है आपके चांदी के सिक्के होते हैं, जिनके ऊपर ध्यान रखना कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान रखना आपके 5 टाइप की क्या बनी रहती है, आकृतियां बनी रहती है। आपका सूर्य बना रहता है, आपका पीपल का वृक्ष बना रहता है, आपका कछुआ बना रहता है, 2 चीजें और होती हैं। ठीक है, इसका उनको क्या कहते हैं, आपका पंचमारक कहा जाता है। ठीक है, इनको आहत सिक्के भी कहते हैं, पंचमारक भी कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में आता है कि यहाँ से आपके जो इंडो यूनानी शासक हैं, उन शासकों की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है,
उनमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? यानी कि किन-किन की जो मुद्राएँ प्राप्त हुई, एक तो आपके हेलियोक्लीज, एक है अपोलोडोरस, एक है मिनांडर। इनकी यहाँ से 36 मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है? यानी कि हेलियोक्लीज, मिनांडर मिनांडर और आपका अपोलोडोरस, ये तीनों के तीनों आपके इंडो यूनानी शासक हैं, हिंद यूनानी शासक हैं, ठीक है? इनके सिक्के इसमें क्या है, शामिल है, जिसमें मिनांडर अकेला ना, उसकी कितनी मुद्राएँ प्राप्त हुई है? 16 मुद्राएँ प्राप्त हुई है, ठीक है? अब देखिएगा ये चीज़ किस बात की ओर संकेत करता है, इस स्थान से आपके इंडो यूनानी शासकों के सिक्के मिलना किस बात की ओर संकेत करता है कि बेराट है, उस बेराट पर यूनानी शासकों का भी कभी न कभी क्या रहा था, आपका अधिकार रहा था, ठीक है? जिस स्थान से किसी भी जगह से अगर किसी भी राजा के क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, उसकी मुद्राएं मिलती हैं, तो उस स्थान के ऊपर निश्चित रूप से उस राजा का क्या रहा था, अधिकार रहा, आधिपत्य रहा, ठीक है? इंडो यूनानी शासक कौन से होते हैं? ऐसे यूनानी शासक जिन्होंने कभी न कभी इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर अपना क्या रखा हो, अधिकार रखा हो, अपना शासन चलाया हो, उनको क्या कहते हैं? तो आपका इंडो इंडो ग्रीक, इंडो यूनानी और इंडो हिंद यूनानी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद में देखिएगा एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण क्या है? कहा जाता है कि यहाँ से आपके जो यूनानी व्यापारी हैं, वो यूनानी व्यापारी भी यहाँ क्या करने के लिए आते थे? व्यापार करने के लिए आते थे। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है? कि बेराट है, उस बेराट के लोगों का कहाँ के लोगों के साथ में आपका व्यापारिक संबंध था? तो वह कहाँ के लोगों से था? तो यूनान के लोगों के साथ में उनका व्यापारिक संबंध बताया जाता है। एक अगला जो कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पक्का पक्का याद रखोगे, इसको भूलना ही नहीं है, ठीक है? देखिएगा एक चीनी यात्री जिसका नाम है हवेन सांग, ठीक है? हवेन सांग 634 ईस्वी के अंदर, यानी कि 7वीं शताब्दी के अंदर आपके बेराट की यात्रा पर आता है, ठीक है? और बेराट के लिए आपके हवेन सांग के द्वारा पार यात्र शब्द का क्या किया गया था? तो प्रयोग किया गया। आपके हवेन सांग थे, ये बेराट आने से पहले कहाँ गए थे? भीनमाल। भीनमाल पड़ता है जालोर के अंदर, ठीक है? और भीनमाल के लिए आपके हवेन सांग के द्वारा पीलो भोली शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया, ठीक है? तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप लोगों को, एग्जाम के अंदर आया भी है, आ भी सकता है, ठीक है? एक बहुत बड़ी बात देखिएगा, वो ये भी पूछ सकता है कि चीनी यात्री हवेन सांग पहले कहाँ आया? तो आपका सबसे पहले कहाँ आया था? भीनमाल। भीनमाल के बाद वो कहाँ आया था? आपके बेराट आया था। ओके, आगे देखिएगा। इसके अलावा देखिएगा हवेन सांग आपके बेराट के अंदर काफी दिनों तक रहा। कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म के जो केंद्र थे, उन केंद्रों का अध्ययन करने के लिए हिंदुस्तान आया था, और हिंदुस्तान के अंदर उसने जो बौद्ध धर्म के केंद्र थे, उनका कई जगह पर घूम घाम कर उसने क्या किया? अध्ययन भी किया था। इसी दौरान बेराट के अंदर वो काफी दिनों तक रहता है, और बेराट की सबसे प्रसिद्ध जो चीज उसने बताई, हवेन सांग ने हवेन सांग ने बेराट की दो चीजों को बड़ा प्रसिद्ध बताया। एक तो आपकी भेड़, और एक क्या? बैल, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, हवेन सांग ने बेराट की भेड़ और बैलों को क्या बताया था? तो प्रसिद्ध बताया था। नेक्स्ट देखिएगा आगे। अगला दूसरा जो कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों, वो क्या है? हवेन सांग को तीर्थ यात्रियों का क्या कहते हैं? तो राजकुमार कहा जाता है, ठीक है? जिसने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसके अंदर उसकी यात्रा का क्या है? वृतांत मिलता है, उसकी यात्रा का वर्णन मिलता है। ये जो सी यू की होता है, इस सी यू की का जो हिंदी अर्थ होता है, या इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, वो होता है पश्चिमी संसार का विवरण, ठीक है? जिसके अंदर ये पूरी बातें लिखी हुई मिलती है। कहने का मतलब, हवेन सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं, जिसने अपनी पुस्तक सी यू की
यानी कि पश्चिमी संसार का विवरण में अपनी यात्रा का क्या लिखा है, तो वर्णन लिखा है। ह्वेन-सांग को और भी कई नामों से जाना जाता है। क्या क्या कहते हैं देखिएगा। ह्वेन-सांग के अगर दूसरे नामों की बात करते हैं तो एक उसे क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ फिलीपींस कहा जाता है। इसके अलावा एक इसे कहा जाता है तो शाक्य मुनि कहा जाता है। एक इसे कहा जाता है नीति का पंडित कहते हैं, ठीक है। एक उसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो ये ह्वेन-सांग के 3-4 अन्य क्या बताए जाते हैं, नाम बताए जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे और भी बहुत गजब की बातें आने वाली है, तो वीडियो के अंदर आप लोग एंड तक बने रहें, स्किप ना करें, ठीक है। सुनिएगा, देखो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था। अब देखिएगा ये अपने स्थान पे आई है, तब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो 1 वर्ष था, ये 1 वर्ष उन्होंने विराट नगर के अंदर क्या किया था, बिताया था। कहा जाता है कि आपके विराट नगर के जो राजा थे, उन राजा का नाम भी क्या था, तो उनका नाम भी विराट था। और विराट के दरबार में ये 1 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के अंदर आपका विराट था, इसने पांडवों की ओर से क्या लिया था, भाग लिया था। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा तथ्य देखिएगा, पांडव राजा विराट के दरबार में अपनी पहचान छुपाकर रहते थे कि भाई अपने को कोई पहचान नहीं ले। इस कारण उन लोगों ने अपनी पहचान छुपा ली। और पहचान किस प्रकार से उनके द्वारा छुपाई गई, वो देखिएगा, कितनी खतरनाक बात है। सारे लोगों ने अपने नाम चेंज कर लिए। जैसे देखिएगा, सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने राजा विराट के दरबार में जो अपना 1 वर्ष व्यतीत किया, वह किस नाम से व्यतीत किया था, कंक के नाम से। और देखिएगा, कार्य करते थे, कौन सा कार्य करते थे, तो दरबार की कार्यवाही जितनी भी होती थी, वो सारी की सारी कौन करते थे, तो युधिष्ठिर करते थे। दूसरा देखिएगा, भीम। भीम किस नाम से रहते थे, तो भीम राजा विराट के दरबार में वल्लभ के नाम से रहते थे। ये रसोई घर का कार्य करते थे। इसके अलावा देखिएगा, नंबर 3 पे कौन आते हैं, तो अर्जुन आते हैं। अर्जुन किस नाम से रहते थे, तो वृणला के नाम से रहते थे और संगीत का कार्य करते थे, ठीक है। कहते हैं कि अर्जुन गाते बहुत अच्छा थे, इस कारण इनको ये कार्य दिया गया। और इसके साथ साथ देखिएगा, ठीक है ना, अर्जुन ने, कहते हैं कि राजा विराट की पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा। उस उत्तरा को किसकी शिक्षा दी थी, तो संगीत की क्या दी थी, शिक्षा दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब रह गए आपके 2, ठीक है। एक कौन थे, नकुल। नकुल किस नाम से रहते थे, ग्रंथी के नाम से, ठीक है। कार्य क्या करते थे, अश्वों का प्रबंध, यानी कि घोड़ों की देखरेख का सारा कार्य किसके जिम्मे था, तो वो आपके ग्रंथी। ग्रंथी का मतलब नकुल। नंबर 5 की बात करें तो आते आपके सहदेव। सहदेव रहते थे आपके तंत्री पाल के नाम से। इनको कार्य दिया गया गायों के प्रबंध का, कि गायों से संबंधित जितना भी कार्य होगा वह आप लोग को करना होगा, ठीक है। सहदेव करेंगे, तंत्रीपाल करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा, द्रौपदी भी रहती थी, ठीक है। और द्रौपदी किस नाम से रहती थी, तो आपके श्रेंद्री के नाम से, ठीक है। किस नाम से, श्रेंद्री के नाम से राजा विराट थे। राजा विराट की रानी थी, रानी का नाम क्या था, सुदेशना। इस सुदेशना की क्या बन के रहती थी, तो दासी बन के रहती थी। इस प्रकार से पांडव थे, उन पांडवों के द्वारा विराट नगर के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि विराट नगर के राजा विराट के दरबार में उन्होंने इस प्रकार से अपना एक जो वर्ष था वो क्या किया था, व्यतीत किया था। आगे देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, एक कंसेप्ट और मैं आपको बताता हूं, बहुत ही गजब की बात है। राजा विराट की जो कुलदेवी है उसका नाम है मनसा माता, ठीक है। यानी राजा विराट की कुलदेवी का नाम क्या था, मनसा माता। जिसका मंदिर, यानी कि आपके मनसा माता का मंदिर आज भी पापड़ी गांव के अंदर है। और पापड़ी गांव कहाँ पड़ता है, तो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे देखिएगा, इसके अलावा देखिएगा, एक अपने इतिहासकार हैं और इतिहासकार का नाम है डॉक्टर सत्य प्रकाश। डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा एक बहुत ही काबिले तारीफ एक बात कही गई,
और वो क्या कहा गया, जो कुछ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान को देकर, ये देकर है, ध्यान रखना, देकर है, देकर हमने खोया, उससे अधिक बेराट में मिला। इनका कहने का मतलब है कि हमने 1947 के दौरान जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो ये कहता है कि आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, ये पाकिस्तान को दे करके हमने जो खोया था उससे अधिक कहीं हमें कहाँ से मिला है, तो बेराट से प्राप्त हुआ है। ये कथन किसका है, तो ये डॉक्टर सत्य प्रकाश का कथन है। बहुत ही गजब का कथन है, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, याद रखना है। एक और चीज देखिएगा, एक कहा जाता है कि बेराट से आपके सर्वाधिक क्या प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए। शैल चित्र यानी कि चट्टानों के ऊपर क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होने के कारण बेराट को प्राचीन युग की क्या कहा जाता है, चित्रशाला कहते हैं। और यहां से सर्वाधिक आपके क्या मिले हैं, बर्ड रॉक पेंटिंग। बर्ड रॉक पेंटिंग का मतलब आपके रॉक पेंटिंग यानी चट्टानों के ऊपर, ठीक है, और बर्ड यानी पक्षी, चट्टानों के ऊपर पक्षियों के सबसे अधिक क्या बने हैं, चित्र। और इसमें सबसे ग्रेट जो चित्र है वो कौन सा है, नाचते हुए मोर का क्या बनाया गया, चित्र बनाया गया। ये भी बहुत एक अच्छी बात है, इसको भी आप लोग अपने जेहन में रखें। नेक्स्ट देखिएगा, एक कहा जाता है यहां से आपकी संखलिपि, संखलिपि के कई नाम बताए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोटा लिपि, इसको क्या कहते हैं, गुप्त लिपि भी कहा जाता है। तो यहां से संखलिपि के क्या मिले हैं, तो अवशेष प्राप्त हुए बताए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगला कंसेप्ट देखेंगे। अगला कंसेप्ट क्या आता है, यहां से आपका जो बेराट है, उस बेराट से हाथ से बुने हुए कपड़े के क्या मिले हैं, अवशेष, ठीक है, हाथ से बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले। अतः यहाँ के जो निवासी थे, वह निवासी, ध्यान रखना, वस्त्र बुनाई की जो कला थी उस कला से क्या थे, परिचित थे। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक देखिएगा, अब दो प्रकार की और नई चीजें आती है, वो मैं आपको बताता हूं। और देखिएगा क्या है, यहां से जो आपके मृद भांड मिले, ठीक है, ये मृद भांड, इनको क्या कहा गया, तो इनको कहा गया आपका NBPW। क्या कहा गया, NBPW, जिसका मतलब क्या होता है, उत्तरी काले चमकीले मृग भांड, ठीक है। अगर इंग्लिश पे आप कहना चाहो तो क्या कहोगे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इस प्रकार के यहां से मृद भांड मिले। और एक टाइप के मिले जिसका नाम क्या रखा है, PGW, जिसका मतलब होता है चित्रित स्लेटी मृदभांड, या फिर इनको क्या कह सकते हैं, धूसर मृदभांड भी कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप इनको कहना चाहो तो कह सकते हो पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये दो प्रकार के यहाँ से क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना। एक और देखिएगा, कुछ जो इतिहासकार है, जो अपने बहुत ही बड़े इतिहासकार मैं कहना चाहूंगा उनको, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, आपके दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी, इन तीनों के अनुसार ध्यान रखना, एक खून शासक था जिसका नाम था मिहिर कुल। इस मिहिर कुल के द्वारा बेराट है, उस बेराट को क्या कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, मिटा दिया गया था। बेराट है, इस बेराट से मध्यकालीन भी क्या मिले हैं, अवशेष मिले। और मध्यकालीन अवशेषों की अगर बात करते हैं तो क्या क्या प्राप्त हुआ है मध्यकाल का, देखिएगा। एक तो कहते हैं कि ईदगाह, ठीक है, जहां पे ध्यान रखना एक प्रकार से कह सकते हैं कि नमाज अदा की जाती है, एक पवित्र स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं, ईदगाह, ठीक है। एक तो ईदगाह के अवशेष मिले। एक ध्यान रखना, जैन मंदिर मिला। और ये जैन मंदिर किसके काल का है, तो ये जैन मंदिर अकबर के काल का है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, धर्म सहिष्णुता की ओर क्या करता है, संकेत करता है। एक यहां से आपका क्या मिला, टकसाल मिला। और ये टकसाल किसने बनवाया था, तो ये अकबर के द्वारा निर्मित बताया जाता है। इस टकसाल की एक विशेषता है कि यहां से आपके क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहां से आपके अकबर, ठीक है, ये जो टकसाल है, इस टकसाल से आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां के तांबे के क्या प्राप्त